जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कई दिनों से हमने एक सीरीज लॉन्च कर रखी है, हिंदी व्याकरण। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग में जो आज का हमारा टॉपिक है, समास। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर अगर हिंदी का पोर्सन है तो वहाँ पर ग्रामर से क्वेश्चंस बनते हैं, और ग्रामर में भी समाज से क्वेश्चन ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको हम डीपली कवर करने वाले, और कैसे आप इसे याद रख सकते हैं उस पर भी आज हम बात करेंगे। जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ पर हम ट्रिक भी आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और समझते हैं सबसे पहले समास। समास का सीधा सीधा मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है और जो संक्षिप्त शब्द बनता है वही आपका समास होता है। हालांकि आपको मेरे शब्द हो सकता है ना समझ में आया होगा, बट हम इसको डेफिनेशन के तौर पर जब समझेंगे तो चीज़ें डेफिनेटली क्लियर होंगी। समास का अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप, यानी कि सीधा सीधा मतलब है कोई दो या दो से अधिक जो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बना होगा उसका आप छोटा रूप कैसे कर सकते हैं, यही समास होता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि समास क्या होता है तो सीधा सीधा आपको बता देना है, समास होता है संक्षिप्त रूप, बात खत्म। ठीक है, संक्षिप्तीकरण यही आपको बता देना है। तो इससे भी आपका जो जवाब होगा वो काफ़ी एक्सप्रेसिव लगेगा, है ना, इम्प्रेसिव लगेगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु और पांचवा द्वंद्व और छठा बहुब्रीहि समास। हो सकता है आपको ये 6 समास याद रखने में काफ़ी दिक्कत हो रही हो, बट इसको याद रखने की एक मैं ट्रिक भी लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से आप इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? एक भाव आता है। क्या आता है? आपके मन में एक भाव आता है, और वो भाव किसके मन में आता है? एक पुरुष के मन में भाव आता है, और पुरुष क्या करता है? कर्म करता है। फिर चाहे वो घर की बात हो या बाहर की बात, काम तो उसे करना ही पड़ता है क्योंकि इतना प्रेशर होता है। तो उसके साथ ये क्या हो गया? दोगलापन हो गया। अब इसकी वजह से घर में होगा भाई द्वंद्व, है ना। और द्वंद्व किसके किसके बीच होगा? सास और बहू के बीच में। यानी कि ये ट्रिक भी बन गई। सबसे पहले क्या आया? भाव, यानी कि अव्ययी भाव, और वो भाव किसके मन में आया? पुरुष के मन में आया। तो वहां से हो गया तत्पुरुष, और पुरुष क्या करता है? कर्म करता है, काम करता है, तो उससे बन गया कर्मधारय समास। और घर में उसके साथ हो गया दोगलापन, दोगलापन से द्विगु, और दोगलापन होने के बाद घर में क्या होगा? द्वंद्व होगा, युद्ध होगा, तो द्वंद्व समास। और द्वंद्व किसके बीच होगा? सास और बहू के बीच में, यानी कि बहुब्रीहि समास। क्या ये ट्रिक आपको याद होगी? डेफिनेटली आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी, और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। पहला समास अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। ये 6 समास मुझे लगता है कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे अगर ये ट्रिक आपने समझ ली। अब हम चलते हैं अपने समास के हर एक समास के एग्जाम्पल देखेंगे और कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि समास, कैसे पहचानेंगे उसकी भी ट्रिक है, उसके भी तरीके हैं। हर चीज़ को हम डेप्थ में समझेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं समास के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, समास होता है कि संक्षिप्त रूप, और समास में 2 शब्द होते हैं, जिसमें पहला शब्द होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक है, कहीं पर पूर्व पद की प्रधानता होती है तो कहीं पर उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसी के आधार पर हम समास का विग्रह करते हैं, और इसी के आधार पर हम समास को फाइंड आउट करते हैं कि कौन समास कहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो चलिए पहला देखते हैं अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास को पहचानेंगे कैसे? इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद की प्रधानता यानी कि पहला ही शब्द जो होगा उससे ही आपको पहचानना है कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है या नहीं। पूर्व पद हो कौन सकते हैं? जैसे अनु हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया, भर हो गया, यथा, यावत या फिर हर। अगर ये पहले शब्द यूज हुए हैं तो वहाँ पर आपको आंख बंद करके जवाब दे देना है कि यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। अब जैसे पहला आया अनुरूप, तो अनुरूप में पहला शब्द क्या है? अनु आ गया, तो पता चल गया ये अव्ययी भाव समास है। उसके बाद अजन्म में पहला शब्द आ गया, बड़ा आ, तो यहाँ से पता चल गया कि बड़ा आ गया, तो यानी कि वो क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। उसके बाद आ गया प्रतिदिन, और प्रति शब्द यहाँ पर ये मेंशन है, तो प्रति से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। उसके बाद भर पेट, भर शब्द आया। उसके बाद यथा संभव, यथा शब्द आया, ये देखो। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है या नहीं है। ठीक है, इसमें आपको पूर्व पद याद रखने, पूर्व पद की प्रधानता होती है, और वो पूर्व पद कौन कौन से होंगे? अनु, आ,
प्रति, भर, यथा, यावत या फिर हर। अगर ये आपको याद है तो आप बहुत ही आसान तरीके से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा समास होगा। उसके बाद चलते हैं तत्पुरुष समास की तरफ। तत्पुरुष समास में स्पेशली होता क्या है, इसमें देखिए जो जब आप समास विग्रह करेंगे तो उसके बीच में एक क्या होता है, जो शब्द यूज हो रहे होंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे का हो गया, की हो गए, के हो गए, या फिर को, से या के द्वारा, के लिए, में, पर। इन शब्दों का जब हम समास विग्रह कर रहे होंगे, अगर इनका यूजेस हो रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है यश प्राप्त। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यश को प्राप्त, यानी कि को शब्द आ गया। अब को से आपको आइडिया लग गया यहाँ पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। उसी प्रकार स्नान घर, स्नाना घर सुना होगा, तो स्नान के लिए घर होता है और के लिए शब्द आपको तत्पुरुष समास में देखने को मिलता है, तो स्नान घर जो हो जाएगा उसमें तत्पुरुष समास होगा। उसी प्रकार है पाप मुक्त। अब इसको अगर समास विग्रह अगर इसका करेंगे आप तो आंसर क्या मिलेगा, पाप से मुक्त, यानी कि से शब्द आ रहा है और से शब्द यहाँ पर मेंशन है, यानी कि ये तत्पुरुष समास होगा। लोकप्रिय, यानी कि लोक में प्रिय और में शब्द यहाँ पर मेंशन है, यानी कि तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जब आप समास विग्रह कर रहे होते हैं तो उसमें जो उत्तर पद निकल कर आता है उसकी प्रधानता होती है और उसी के बेस पर आप फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर कौन सा समास होगा। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखनी नहीं है, उनको नोट भी करनी है और तैयार भी करनी है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर समास आखिर है कौन सा। ठीक है। अब चलते हैं कर्मधारय समास की तरफ। कर्मधारय समास में पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो विशेष से होता है। इसका मतलब चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल दिया है जैसे महापुरुष। अब महापुरुष इसका अर्थ क्या निकल रहा है, महान है जो पुरुष, और इसमें मैंने मेंशन कर रखा है कर्मधारय समास में जो अर्थ निकल रहा होगा, जो आप जैसे उसका समास विग्रह करते हैं तो उसके अर्थ में है जो शब्द अक्सर इस्तेमाल हो रहा होगा, या फिर के समान। ठीक है। जैसे महापुरुष तो महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, है जो शब्द आ गया, यानी कि यहाँ से आइडिया आपको लग गया कि यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ये पहचानने के तरीके हैं और यही एक ट्रिक भी है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, या फिर प्राणों से है जो प्रिय, है ना। तो है जो शब्द भी आ सकता है और के समान भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, कोई एक आ सकता है, तब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई होगी। और अब चलते हैं हम द्विगु और द्वंद्व समास। ये तो सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं वो इसी में फंसते भी हैं, उनको ये कठिन लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद पूर्व पद, जैसा कि मैंने अभी बताया था समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, बताया था ना। इसमें पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। द्विगु समास में हमेशा याद रखना है पहला पद कैसा होगा, संख्यावाची। जैसे इसमें लिखा है नवरात्र, नव से आपको आइडिया लग गया यहाँ पर 9 की बात हो रही। चौराहा, चौ से आपको आइडिया लग गया 4 की बात हो रही। सप्ताह से आपको आइडिया लग गया 7 की बात हो रही। तो इनमें पहला पद क्या है, संख्यावाची है। आइडिया लग रहा है ना, लग रहा है ना आइडिया। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। जैसे नवरात्र तो यानी कि 9 नंबर, चौराहा यानी कि 4 नंबर, सप्ताह यानी कि 7 नंबर। तो पहला पद आपको संख्यावाची दिख रहा है ना। और जब भी आपको ऐसा लगे तो वहाँ पर आपको आंख बंद करके जवाब दे दे रहे हैं कि वहाँ पर समास होगा द्विगु समास। क्या इतना आपको समझ में आया? अब हम चलते हैं द्वंद्व समास की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। द्वंद्व समास बेसिकली होता क्या है, इसमें डैश लगा रहता है। ठीक है, क्या लगा रहता है, इसमें डैश लगा रहता है। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं आपको लग रहा है तो आप इनका सहारा ले सकते हैं। द्वंद्व समास में और या फिर या शब्दों का इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे इसमें ये जो शब्द यूज हुआ है या किया गया है, अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो आपको वहाँ पर और या फिर या का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे नदी नाले लिखा है तो हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, नदी और नाले, नदी और नाले। और समास विग्रह पर अगर और या फिर या शब्द आ रहा है तो आपको आंख बंद करके जवाब देना है कि वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तो नदी और नाले और शब्द आ गया यानी कि द्वंद्व समास। खरा खोटा, खरा और खोटा, या फिर आप बोल सकते हैं खरा या खोटा। ठीक है, दोनों में से कोई एक, तब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि द्वंद्व समास होगा। उसी प्रकार जैसे दिन रात, दिन और रात, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, आइडिया लग रहा है ना, द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में अक्सर आप इस डैश का अगर वहाँ पर उपयोग देखते हैं तो आपको आंख बंद करके जवाब दे देना है, या फिर और या फिर या शब्द आ रहा है समास विग्रह करने पर, तब भी आपको द्वंद्व समास वहाँ पर टिक करना है। और द्विगु समास जैसा कि मैंने बताया, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची। जैसे 9 लिखा है तो 9 है ना, चौराहा यानी कि 4, सप्ताह मतलब 7, तो पहला पद संख्यावाची दिखा, द्विगु समास टिक किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है।
इसके साथ साथ अब समझ लेते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या होता है, देवी देवताओं की बात हो रही होती है। देवी देवताओं मतलब जैसे शिव, कृष्ण, रावण, डायरेक्टली इन शब्दों का उपयोग नहीं हो रहा होगा। उपयोग कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं। जैसे गंगाधर, तो गंगाधर किसे कहते हैं, शिव को कहते हैं, ठीक है। घनानंद, घनानंद किसे कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। दशानंद किसे कहते हैं, रावण को कहते हैं। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास में होता क्या है, किसी तीसरे की ओर इशारा किया जा रहा होता है। जैसे ये जो शब्द हैं इनका मतलब कुछ और है और इनका इशारा कुछ और है, ठीक है। दशानन, 10 हैं मुख जिसके, तो वो किसके हैं मुख, रावण के। तो इस तरीके से मतलब किसी तीसरे पर्सन की ओर इशारा किया जाता है और उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। समास विग्रह करिएगा, वहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर आखिरकार समास उपयोग कौन सा हो रहा है ना। बहुब्रीहि हो रहा है, तत्पुरुष हो रहा है, कर्मधारय हो रहा है, द्विगु या फिर द्वंद्व समास का उपयोग हो रहा है, आखिरकार किन समास का उपयोग हो रहा है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा और आज के बाद मुझे नहीं लगता आपको समास की क्लास देखने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने मेरी बताई हुई इन चीज़ों को अप्लाई कर लिया और समझ लिया। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएँ आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और जय हिंद, नमस्कार।